ओके, प्लीज रिप्लाई मी, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब पार्टिसिपेंट का सेशन में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और आप सब जानते हैं आज का है हमारा पार्ट 2 ऑफ डिटेल वर्किंग नॉलेज ऑफ कीवा 4G क्यूएमआरए मशीन। तो पहले पार्ट में बात किया था कि 4G मशीन क्या है, कैसे काम करती है और किससे आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब बात आती है कि जब आप 4G मशीन से जांच कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको आप कैसे स्टडी करें, या उसके बारे में आप क्या बताएं कस्टमर को ताकि वो और कन्विंस हो सके। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बारे में जानना, क्या उनके मीनिंग्स हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और हमारे कस्टमर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और आज के इस सेशन में सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड जो आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो है कार्डियो सॉरी just a second, there is cardiovascular and cerebrovascular analysis report card। आपके सामने सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड जो आप जांच कंप्लीट करते हैं और आप जांच को खोलते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो शुरू करने से पहले आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको पहले सेशन में बोला था, अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हैं ना, तो इस रिपोर्ट को देख के आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। आप हमेशा यूज करिए कि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सेल लेवल पे कहीं ना कोई यहाँ पे इश्यू स्टार्टअप हो चुके हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड में क्या है, इसमें कार्डियोवास्कुलर और सेरिब्रोवास्कुलर, इसमें दो शब्द हैं। पहला वर्ड है कार्डियो। कार्डियो मतलब जहां पे बात आती है दिल की, वहां पे वर्ड आता है कार्डियो। दूसरा वर्ड है वस्कुलर, यानी कि हमारा वस्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल्स या धमनियां। दूसरा वर्ड है सेरिब्रो, जहां पे वर्ड आता है सेरिब्रो मतलब वहां पे बात करते हैं ब्रेन का या ब्रेन संबंधी कुछ सिम्टम्स का। तो एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जो आपको देता है एक ब्रीफिंग, एक आइडिया किस चीज का, कि हमारा जो हार्ट है या हमारा जो ब्रेन है उसमें जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स हैं उनके अंदर ब्लड का सप्लाई कैसा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो आपके सामने रिपोर्ट आता है, टेस्ट आता हुआ है ब्लड विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं खून में गाढ़ापन। अगर खून में गाढ़ापन, विस्कोसिटी बढ़ेगा, अगर ये है आपका नॉर्मल रेंज, एज पर एक्सपर्ट ये है हमारे सामने नॉर्मल रेंज, और ये है एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ दैट पर जिसका हमने जांच किया है। तो अगर ये नॉर्मल से ज्यादा आता है, मतलब ये इंडिकेशन है कि हो सकता है कि उस इंसान में जो ब्लड है उसमें विस्कोसिटी बढ़ना शुरुआत हो चुका है। और जब खून में विस्कोसिटी बढ़ता है, गाढ़ापन बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, उससे चांसेस हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम के या बीपी प्रॉब्लम के हो जाने के। तो खून में अगर गाढ़ापन बढ़ेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, हार्ट प्रॉब्लम के या बीपी समस्या के। अगर ये कम हो जाता है मतलब खून पतला हो सकता है। अगर ये नॉर्मल से भी कम हो जाए तो मतलब खून बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है, उससे हो जाते हैं चांसेस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। खून का अगर विस्कोसिटी नॉर्मल है तो हमारा स्वास्थ्य रहता है बेहतर। अगर ये ज्यादा है तो हो सकता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या हो सकता है बीपी का समस्या। दूसरा रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। अब ये क्या है, जब भी हम भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर जो फैट बच जाते हैं, जो बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, अगर उनका क्रिस्टल बन जाए यानी वो जमना स्टार्टअप करें तो क्या होगा, दैट मे कॉज ब्लॉकेज इन आवर आर्टरीज। अगर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बनेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आर्टरीज में ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल की डिपोजिशन बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड का जो संचार है, फ्लो है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सकता है बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम या हो सकता है हार्ट संबंधी समस्याएं। तो ये अगर बढ़ जाता है, ये नॉर्मल से ज्यादा आता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइंस है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये कम है, दैट इज गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। तो ये है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। तीसरा है ब्लड फैट, यानी हमारे ब्लड के अंदर फैट कंटेंट की मात्रा कैसी है। अगर ब्लड में फैट कंटेंट बढ़ेगा, अगेन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। तो उससे भी चांसेस हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम के या बीपी के बढ़ जाने के। अगर ये कम है तो हमें मिलेगा शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। तो चाहे हम बात करें ब्लड विस्कोसिटी का, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का या ब्लड फैट का, अगर ये बढ़ेंगे तो इनसे चांसेस हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम के या बीपी प्रॉब्लम के
हो जाने का। चौथा यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो है वस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस कितना होता है। अभी क्या होता है, जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है ना, तो क्या करता है, वो ब्लड को आगे भेजता है, लेकिन जब आगे भेजता है वो आर्टरीज में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है हमेशा एक रेजिस्टेंस या एक रुकावट। तो ये क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच need to be overcome for blood circulation is called vascular resistance, यानी कम से कम रेजिस्टेंस जो हमारे ब्लड को फेस करना पड़ता है धमनियों में आगे जाने के लिए, इसको बोलते हैं वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब भी धमनियों में खून आगे पहुंचता है तो उसके सामने हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट या रेजिस्टेंस आता है, उसको पार करके ही हमारा ब्लड आगे बढ़ पाता है। तो अगर हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा, उससे होगा कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या बीपी का प्रॉब्लम। अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम है तो अच्छी बात है, मतलब आपके ब्लड को फ्लो करने में फेस करना पड़ता है मिनिमम रेजिस्टेंस, तो इसका ज्यादा होना है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर ये कम है या नॉर्मल है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साइन होता है। फिर है वेस्कुलर इलास्टिसिटी, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका लचीलापन कैसा होता है। अगर हम बात करें आर्टरीज का, इसमें लगातार ब्लड सर्कुलेट करता है, तो क्या होता है, उस सर्कुलेशन से या किसी वजह से अगर जो हमारी आर्टरीज हैं उनका लचीलापन कम हो जाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो जाए, तो क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा रिजिडिटी या बढ़ेगा कठोरता। तो क्या होगा, कठोरता के समय या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजिडिटी ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और जब भी हमारी वस्कुलर इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी वहां पे रिजिडिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, और उससे क्या है, चांसेस हो जाते हैं बीपी के, या चांसेस हो जाते हैं चेस्ट पेन के, सीने में दर्द के, या घबराहट के। तो अगर वेस्कुलर इलास्टिसिटी नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है, दैट इज अ गुड साइन फॉर आवर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्थ। लेकिन अगर ये कम है, अगर वेस्कुलर इलास्टिसिटी अगर कम है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कम होना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर ज्यादा है या नॉर्मल है दैट इज गुड फॉर आवर ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। अब इसमें वर्ड क्या है, मायोकार्डियल मतलब हमारे हार्ट का जो आउटर कवरिंग बोलते हैं मायोकार्डिया, उसमें ब्लड डिमांड कैसा है, यानी हमारे हार्ट को अपना काम करने के लिए कितने ब्लड की आवश्यकता है। अगर हमारे हार्ट को अपना काम करने के लिए ज्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती, यानी अगर है ज्यादा हाई मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, तो ये एक इंडिकेशन है जो दर्शाता है कि शायद हमारे हार्ट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या प्रॉब्लम हो सकता है अनीमिया का। जब भी किसी को अनीमिया होता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट को अपना काम करने के लिए पड़ती है ज्यादा ब्लड की आवश्यकता। तो ये क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड our heart required to perform its function at best level is called myocardial blood demand। अगर ये ज्यादा है तो एक प्रॉब्लमेटिक साइन हो सकता है, अगर ये नॉर्मल है या कम है दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर ये कम है मतलब हमारे हार्ट को चाहिए अपना काम करने के लिए कम मात्रा में ब्लड। और क्या होता है, आमतौर पे जो लोग जीते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जो एक्टिविटीज नहीं करते, फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनमें होता है हाई मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। लेकिन जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं या खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उनमें होता है लो मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। कम होना अच्छी बात है, अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन, मतलब हमारा जो मायोकार्डिया है, हमारा जो हार्ट है, उसमें ब्लड का परफ्यूजन यानी ब्लड का छिड़काव कैसा होता है। अगर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का परफ्यूजन बेहतर है, अच्छा है, तो अच्छी बात है, दैट इज गुड फॉर अस। लेकिन अगर ये कम है तो क्या होगा, हमारे हार्ट मसल्स को जो ब्लड चाहिए वो शायद पूरा नहीं मिलेगा और उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका कम होना प्रॉब्लमेटिक है, नॉर्मल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल होना इज गुड, अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, और इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है प्लेक फॉर्मेशन। तो प्लेक फॉर्मेशन अगर हो जाता है या घबराहट है, बेचैनी, तो ये ज्यादा हो जाता है। अगर
हमारे बॉडी में कोई हार्ट में कुछ प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फंक्शन में, तो ये कम हो सकता है। अगर ये नॉर्मल है तो मिलता है आपको बेहतरीन हार्ट हेल्थ। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी हमारा हार्ट जब काम करता है तो उसको काम करने के लिए वो कितने ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। अगर हमारा हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो अनीमिया का या है हार्ट में फंक्शन में कोई ना कोई समस्या। इसका ज्यादा होना, अगर मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा आता है नॉर्मल से, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये नॉर्मल है या कम है, दैट इज वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ आवर हार्ट फंक्शनिंग। अगर ये कम रहता है या नॉर्मल है तो मतलब हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये ज्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो ये क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हमारा हार्ट जिसमें होते हैं 4 चैम्बर, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करता है, इस प्रकार से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो उसकी कॉन्ट्रेक्शन से कितना ब्लड बाहर निकला, ए सिंगल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे कितना ब्लड बाहर निकलता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये एक इंडिकेशन है जो बताता है कि हो सकता है हाई बीपी का प्रॉब्लम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो ये इंडिकेशन है हो सकता है लो बीपी। अगर ये नॉर्मल है तो इंडिकेशन है कि बीपी नॉर्मल हो सकता है। तो पॉइंट है, अगर ये ज्यादा आता है तो इससे बीपी हाई की संभावनाएं बढ़ जाती है, अगर कम है तो हो सकता है लो बीपी, और अगर नॉर्मल है तो रहता है आपका नॉर्मल बीपी। नेक्स्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर, यानी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना इफेक्टिवली पंप करता है और इसका इजेक्शन कितना बेहतर होता है। अगर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन बेहतर होगा, अच्छा होगा, या पंपिंग शानदार होगी, तो उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है या बीपी है वो रहेगा कंट्रोल में, वो रहेगा नियंत्रित, आपका फ्लक्चुएट बीपी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे हो सकता है संभावना हाई बीपी अगर कम हो जाता है तो हो सकता है लो बीपी। ये बताता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो स्ट्रोक करता है उसमें उसका पंपिंग क्षमता कितना है। अगर वो ज्यादा है तो अच्छी बात है लेकिन बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कम है देन देयर आर इश्यूज इन हार्ट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। तो नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पे है कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी, यानी हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसका लचीलापन कैसा होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है। कोरोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरीज जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके काम के उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और आपने सुना होगा हार्ट अटैक, उसमें कॉमनली क्या होता है? ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी कॉज हार्ट अटैक। तो अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज का लचीलापन बेहतर है, अच्छा है, शानदार है, तो क्या होगा? हमारे हार्ट को मिलेगा बेहतर ब्लड का सप्लाई। उसके साथ साथ हमारे हार्ट के आसपास यानी चेस्ट में पेन, एंजाइना की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी का लचीलापन कम है, यानी वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो क्या होगा? वहां पे ब्लड जब जाएगा तो उसको पास करने में होगा रेजिस्टेंस, और दैट विल क्रिएट चेस्ट पेन या सीने में भारीपन समस्या हो सकती है। अगर होता है लो कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी, तो अगर ये कम होता है तो इससे चेस्ट पेन या सीने में दर्द की समस्याएं बढ़ सकती है। अगर ये अच्छा है, ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। नेक्स्ट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, यानी हमारी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है वो कितना परफ्यूजन मतलब कितना छिड़काव करती है हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड का। अगर कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल है तो आपका हार्ट फंक्शन रहता है नॉर्मल। अगर ये कम हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम आ सकता है हार्ट मसल्स के फंक्शनिंग का, और उससे हो सकती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि हार्ट मसल जब काम नहीं करेंगी तो हार्ट में प्रॉब्लम या वहां पे अटैक हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये भी है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज में बन रहा है या बन चुका है प्लेक, यानी कि वहां पे रुकावट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और उससे बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए होता है उसका ज्यादा छिड़काव। तो इसका ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है, इंडिकेशन है जो बताता है
हो सकता है प्लेक फॉर्मेशन, हो सकता है आर्टरीज में ब्लॉकेज अगर ये कम हो जाता है तो हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम की संभावना अगर नॉर्मल है तो रहता है आपका हार्ट हेल्थ नॉर्मल। और लास्ट में है सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी, यानी हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उनका लचीलापन कैसा होगा। तो अगर क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो भी धमनियां जाती हैं जो खून को कैरी करती हैं, अगर उनका लचीलापन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, बेहतर होगा, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, संचार है, वो होगा बेहतर, यानी हमारे ब्रेन को मिलेगा अच्छी मात्रा में ब्लड का सप्लाई। तो क्या होगा, उससे आप बच सकते हैं कुछ प्रॉब्लम जैसे कि सर दर्द, माइग्रेन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लो लर्निंग या मेंटल प्रेशर। इनको आप ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारे ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनका हो बेहतर लचीलापन। लेकिन अगर हमारी ब्रेन वेसल्स का लचीलापन कम हो जाता है तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ेगा और क्या होगा, लगातार सर में दर्द रहेगा, भारीपन होगा, लर्निंग कम होगा और होगा लो कंसंट्रेशन। तो अगर ये ज्यादा आता है तो अच्छी बात है, ये अगर कम है तो ये इंडिकेशन है कि जिसकी वजह से आपको हो सकता है समस्याएं जैसे लगातार समय दर्द होना, चक्कर आना, लो लर्निंग होना या फोकस ना बन पाना। तो ये है हमारा पहला रिपोर्ट कार्ड, कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इस रिपोर्ट कार्ड में जो फंक्शन है, अगर आप चाहते हैं वो फंक्शन कंट्रोल रहे ताकि आपका हार्ट हेल्थ बने और ज्यादा बेहतर, तो इसके लिए हमारे पास कुछ शानदार सप्लीमेंट है जो यूज करके आप पा सकते हैं बेहतरीन बेहतरीन ब्लड सप्लाई इन अवर हार्ट एंड ब्रेन और पा सकते हैं शानदार स्वास्थ्य। तो इन फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए आप क्या करें, आप कंज्यूम कर सकते हैं हार्ट केयर टैबलेट या हार्ट केयर जूस आप ले सकते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल आप ले सकते हैं, या लेना चाहिए कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, हार्ट हेल्थ सिरप और ब्रेन अप टॉनिक सिरप। ये एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करेगा आपके कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर फंक्शंस को और बेहतर और शानदार और अच्छा करने में, और देगा आपको शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो रिपोर्ट कार्ड है हमारे ब्रेन से जुड़ा। ये बाद में आता है क्योंकि हमने बात किया ब्रेन का, तो पहले बात करते हैं ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड में देता है एक आइडिया कि हमारे जो ब्रेन नर्व्स हैं उनका फंक्शन कैसा हो सकता है। और आप जानते हैं ब्रेन ब्रेन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, लगातार थॉट प्रोड्यूस करता है और देता है हमें शानदार बेहतरीन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है, ब्रेन में होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन जो करते हैं काम न्यूरोट्रांसमीटर का, ताकि हमारी बॉडी में जो भी आता है स्टिमुलस उसके लिए हमारी बॉडी अपने आप को तैयार कर सके। तो जब बात आती है ब्रेन में ब्लड सप्लाई का, तो इसमें पहला रिपोर्ट कार्ड वही है, स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, यानी ये रिपोर्ट कार्ड हमें इंडिकेशन देता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसा हो सकता है। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होता है तो सिंपल सी बात है, अगर ब्रेन में ब्लड कम जाएगा तो वहां पे कम पहुंचेगा ऑक्सीजन और पोषक तत्व, जिससे कि होगा प्रॉब्लम हमारे मेंटल फंक्शन में और आएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, होगा कमजोर नर्वस सिस्टम। तो आमतौर पे अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है, सर में दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, फोकस ना होना, बार बार जी घबराना, ये होता है बिकॉज ऑफ लो ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। लेकिन अगर ज्यादा होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो मतलब आपके ब्रेन को मिलेगा बेहतर मात्रा में ब्लड और आपका ब्रेन हेल्थ बनेगा बेहतर, आपका होगा शानदार फोकस, कंसंट्रेशन, लर्निंग और मेंटली आप रहेंगे और ज्यादा फिट और स्टेबल और आपको मिलेगा बेहतरीन न्यूरो प्रोटेक्शन। अगर ये ज्यादा है, नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अगर कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तीन यहाँ पे वर्ड है, पहला वर्ड सेरिब्रल, कोई भी चीज जो जुड़ी है हमारे ब्रेन से वो कहलाता है सेरिब्रल। दूसरा वर्ड है आर्टीरियो यानी कि हमारी आर्टरीज, और तीसरा वर्ड है स्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज या रुकावट। तो रिपोर्ट कार्ड बताता है हमें कि हमारे ब्रेन में जो धमनियां जाती हैं उनमें ब्लड के सप्लाई को होने में कितनी रुकावट हो सकती है। अगर सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ज्यादा हो जाता है या ज्यादा आता है तो इस इंडिकेशन है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रभावित हो सकती है या वो कम हो सकती है। और जब भी ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, इससे होगा लगातार सर में दर्द,
बेचैनी, चक्कर आना और हो जाएगा लो मेंटल फंक्शन। तो अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये कम है, नॉर्मल है, तो मिलेगा आपको बेहतरीन फायदा। नेक्स्ट इज फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं, ये मिलता है हमें आइडिया इस रिपोर्ट कार्ड से। तो क्या होता है जब बात आती है क्रेनियल नर्व का, तो क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा, आप मुझे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट रखता हूँ उंगली का यहाँ पे कानों के पास, और यहाँ पे ऐसे करते हुए नीचे तक आता हूँ और जाता हूँ पीछे गर्दन तक, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके ऐसे करते हुए आप करके देखिए एक बार, ये जो हिस्सा है ना यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ऐसे जो हिस्सा है, इस हिस्से में होती है क्रेनियल नर्व, यहाँ पे पाई जाती है क्रेनियल नर्व। ये क्या करती हैं, ये हमारे यहाँ की जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, कान सुनना, आंखें देखना, जीभ टेस्ट करना, या हमारा न्यूरो सिस्टम जो जुड़ता है पीछे स्पाइन से हमारे नेक से, उन सबको करता है कंट्रोल हमारी क्रेनियल नर्व। तो अगर हमारे क्रेनियल नर्व का जो फंक्शंस है वो बेहतर है तो क्या होगा, इससे आपका यहाँ का जो फंक्शन है, मतलब कानों का फंक्शन, आईज फंक्शन, या आपके साइनस फंक्शन, या आपके इस स्पाइन का जो यहाँ पे होता है न्यूरॉन सप्लाई, उसका होगा बेहतरीन फंक्शन और मिलेगा आपको बेहतरीन फायदा बचने में सर्वाइकल और नेक पेन की समस्या से या स्टिफनेस से। तो अगर ये अच्छा है, ज्यादा है, तो मतलब आपको मिलेगा बेहतरीन परिणाम, आपका होगा बेहतरीन नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर ये कम है तो इंडिकेशन है कि हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, या तो सुनने में, देखने में, साइनस में, या सर्वाइकल में, या हो सकता है लो पैसेज ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। सो दिस इज क्रेनियल नर्व फंक्शनल स्टेटस। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नीचे का रिपोर्ट का आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे होता है हमारा खत्म ब्रेन नर्व फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फंक्शन शानदार बने, आप पाए बेहतरीन न्यूरो सपोर्ट, और उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप यूज करें न्यूरो हेल्थ टैबलेट या न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, उसके साथ आप ले सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सिड कैप्सूल, और ब्रेन टॉनिक सिरप के साथ थैनकुनी टैबलेट, ये देंगे आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को शानदार प्रोटेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो हमारे सामने आता है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, ये बताता है कि हमारा गैस्ट्रिक मतलब पेट का और आंतों का फंक्शन कैसा हो सकता है। और ये क्या होता है, ये फंक्शन इंडिकेशन है कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ कैसा होता है। डाइजेशन मतलब होता है खाना पचाना नहीं, मतलब उसका शुरुआत होता है खाना खाने से, खाने के अब्जॉर्प्शन से, उसके मूवमेंट से, और लास्ट में उसके सिक्रीशंस को बोलते हैं प्रॉपर डाइजेशन। तो अगर बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन का, तो यहाँ पे पहला रिपोर्ट कार्ड है पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन पेप्सिन है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट इज एन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट नॉर्मल है तो क्या होगा, आपका बॉडी में होगा प्रोटीन का बेहतरीन डाइजेशन। अगर ये कम है तो आपको होगा लो प्रोटीन डाइजेशन, एंड दैट इवेंचुअली मे कॉज यूरिक एसिड प्रॉब्लम। अगर प्रोटीन प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होते तो उससे बन सकता है यूरिक एसिड। तो अगर कम होता है तो हो जाती है संभावनाएं यूरिक एसिड बनने का, और हो जाता है हाजमा भी प्रभावित। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये ज्यादा आता है नॉर्मल से भी, तो ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेशन है जो बताता है हमें कि हो सकता है प्रॉब्लम GERD, मतलब गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज का है इंडिकेटर। अगर पेप्सिन सिक्रीशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका बहुत ज्यादा होना से हो सकता है हार्ट बर्न या एसिडिटी की समस्या। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज है। अगर कम है तो हो सकता है इम्प्रॉपर प्रोटीन डाइजेशन एंड दैट मे कॉज यूरिक एसिड। तो कम होने से हो सकता है यूरिक एसिड, और अगर ज्यादा है तो हो सकता है प्रॉब्लम एसिडिटी का या GERD का। सेकंड इज गैस्ट्रिक रेस्टलेसनेस फंक्शन कोएफिशिएंट। वर्ड पहला है गैस्ट्रिक मतलब पेट, दूसरा वर्ड है पेरिस्टालसिस मतलब
इसको अगर बात करें हिंदी में तो बोलते हैं क्रमाकुंचन, या इंग्लिश में बोले तो सीक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक मसल। हमारी गैस्ट्रिक मसल्स सीक्वेंसली कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि उस कॉन्ट्रेक्शन से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ सके। तो ये इंडिकेशन देता है कि हमारे पेट के अंदर खाने की जो मूवमेंट है, आगे बढ़ने की जो गति है वो कैसी होगी। और अगर हमारे पेट के अंदर खाने की मूवमेंट की गति स्लो है, कम है, तो क्या होगा, स्लो होने की वजह वहां पे हो सकता है कि वो खाना के पार्टिकल रहे हमारे पेट में लंबे टाइम तक, एंड दैट मे कॉज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, दैट मे कॉज द इनडाइजेशन, बदहजमी उससे हो सकता है, और हो सकता है प्रॉब्लम एसिडिटी का। और अगर ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाए तो क्या होगा, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो रहेंगे बहुत लंबे समय हमारे पेट में, एंड दैट इवेंचुअली मे रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और पाइल्स। अगर गैस्ट्रिक रेस्टलेस फंक्शन कोफिशिएंट कम हो जाता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ हो जाते हैं चांसेस बढ़ने के कब्ज या पाइल्स की समस्या के। उल्टा अगर ये फास्ट हो जाए, यानी हमारे पेट में खाने की जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाए, तो क्या होगा, बदहजमी, एसिडिटी, गैस के साथ साथ होगा प्रॉब्लम लूज मोशन का या डायरिया का। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं और तुरंत उनको जाना पड़ता है टॉयलेट में, बिकॉज उनके पेट के अंदर या तो के अंदर होता है फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो ये बताता है हमें गैस्ट्रिक रेस्टलेस फंक्शन कोएफिशिएंट अगर ये कम है तो इससे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स, अगर ज्यादा है तो हो सकता है डायरिया या लूज मोशन। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट, यानी हमारे पेट के अंदर जो खाना पचा उसका न्यूट्रिएंट जो वहां पे मिले वो कितने एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है या ज्यादा है तो आपका मतलब आपके पेट में जो खाना पचा उसका होगा बेहतरीन एब्जॉर्प्शन। अगर ये कम है तो आपको मिलेगा कम पोषण, यानी हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इसके कम होने से क्या होगा, हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और अगर ये बेहतर है, नॉर्मल है, तो आपको मिलेगा बेहतरीन न्यूट्रिशनल सपोर्ट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस फंक्शन कोएफिशिएंट, यानी हमारी छोटी आंत के अंदर खाने की मूवमेंट क्रमाकुंचन कैसा है, सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन, ये बताता है हमें ये रिपोर्ट कार्ड। एंड जस्ट लाइक गैस्ट्रिक, अगर हमारी छोटी आंत में खाना लंबे समय तक रहे तो अगेन इससे हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस के अलावा हो सकता है प्रॉब्लम कब्ज का या पायल्स का। लेकिन अगर यहाँ पे खाना बहुत कम समय तक रहे, यानी यहाँ पे हो ज्यादा मूवमेंट, तो क्या होगा, इससे बदहजमी बढ़ेगी और हो सकता है लूज मोशन और डायरिया का प्रॉब्लम। तो जस्ट लाइक गैस्ट्रिक, अगर ये कम है तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स, अगर ज्यादा है तो हो सकता है लूज मोशन या डायरिया का समस्या। लास्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट। ये रिपोर्ट कार्ड में बताता है कि हमारी छोटी आंत के अंदर जो खाना पचा है उसके द्वारा जो वहां पे बने हैं पोषक तत्व उनका कैसा होगा एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन बेहतर है, अच्छा है, तो मिलेगा आपको बेहतरीन न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अगर कम है तो आपको हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कमजोरी बढ़ेगा। सो ये है ऑल अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड का जो ये फंक्शन है वो नॉर्मल बने तो उसके लिए आप क्या सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, तो इनको नॉर्मल करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक का, एसिडिटी का, बदहजमी का, या कॉन्स्टिपेशन से, पाइल्स हैं, या है लूज मोशन, डायरिया, तो उसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, उसके लिए आप ले सकते हैं एलोवेरा जूस, डाइजेस्टिव केयर टैबलेट, नोनी जूस और करक्यूमिन कैप्सूल। अगर प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का या पाइल्स का तो इन सबको आप लें सुबह शाम गर्म पानी के साथ। अगर प्रॉब्लम है लूज मोशन का या डायरिया का तो इन सबको आप लें सुबह शाम ठंडे पानी के साथ खाली पेट, और पाएं शानदार बेहतरीन परिणाम, चाहे प्रॉब्लम हो लूज मोशन का या प्रॉब्लम हो डायरिया का या प्रॉब्लम हो कब्ज का। तो यह ध्यान रखिए, अगर कब्ज है, पाइल्स है, तो इसको आप लीजिए गर्म पानी से सुबह शाम खाली पेट, और अगर प्रॉब्लम है लूज मोशन का, डायरिया का, तो लें ठंडे पानी से सुबह शाम खाली पेट, और पाएं शानदार बेहतरीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, और रखें अपने हेल्थ को और ज्यादा बेहतर। तो ये थे आज के पार्ट 2 के 3 शानदार रिपोर्ट कार्ड जहां पे हमने बात किया अबाउट गैस कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद
हमने बात किया ब्रेन न्यूरो रिपोर्ट कार्ड, और लास्ट में वी डिस्कस अबाउट अवर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डे 1, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इस रिपोर्ट को लेके वो थोड़ा सा और बेहतर होगा, और ऐसे आप लगातार इसको सीखें और अपने आप को बनाएं एक बेहतरीन वेलनेस एडवाइजर, ताकि आप लोगों की हेल्प करें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और करें शानदार बेहतरीन व्यापार और मिले आपको इससे शानदार परिणाम। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं अच्छे से, तो मिलता है आपको शानदार बेहतरीन रिजल्ट। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। इसको हम करेंगे कंटिन्यू ताकि आप बने इसमें और ज्यादा बेहतर। तो कल मिलते हैं फिर से 8 बजे, इसको करेंगे हम पार्ट 3 में लेके जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।